नमस्कार बच्चों, दिव्या क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज हम करेंगे 10th क्लास का इतिहास का बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर बच्चों, औद्योगिकरण का युग। ये जो चैप्टर है बच्चों बहुत बड़ा है, आप अपनी एनसीईआरटी की बुक में देख सकते हैं। तो हम इसको 2 पार्ट में डिवाइड करके करेंगे। सबसे पहले समझते हैं बच्चों कि हम ये जो औद्योगिकरण है ये क्या होता है। तो औद्योगिकरण बच्चों एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें वस्तुओं का जो उत्पादन है, सामान का जो उत्पादन है, वो मशीनों के द्वारा और टेक्नोलॉजी के द्वारा यानी तकनीक के द्वारा बड़े बड़े कारखानों और फैक्ट्रियों में किया जाता है। यही प्रक्रिया ही, यही प्रणाली ही औद्योगिकरण कहलाता है। तो औद्योगिकरण का युग किस तरह से शुरू होता है और भारत पर इसके क्या असर होते हैं, ये हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। सबसे पहले अपने चैप्टर का परिचय देखते हैं बच्चों कि हमें इस चैप्टर में आखिर पढ़ना क्या है। तो ये जो औद्योगिकरण का युग है बच्चों, ये आधुनिक औद्योगिक युग किस प्रकार से शुरू होता है और इसने समाज, अर्थव्यवस्था और मानव का जो जीवन है उसको कैसे प्रभावित किया है। ये अध्याय केवल मशीनों और कारखानों की कहानी नहीं कहेगा बच्चों, बल्कि ये उस व्यापक परिवर्तन की गाथा हमें बताएगा जिस तरह से ये बदलाव हुए हैं और जिस तरह से इस औद्योगिकरण ने उत्पादन और उत्पादन के जो तरीके हैं, श्रम की जो प्रकृति है और जो व्यापार का जो स्वरूप है, व्यापार किस तरह से इस तरह होने लगा, ये कैसे बदला। शुरुआत में बच्चों लोग घरों में ही हाथों से वस्तुएं बनाते थे। जैसे पहले वो कपड़ा बुनते थे, औजार तैयार करते थे और उन्हीं वस्तुओं को व्यापारी खरीद कर दूर दराज के देशों में, बाजारों में बेचते थे। फिर धीरे धीरे नई तकनीकों, मशीनों और कारखानों के आ जाने से ये जो हमारी पुरानी परंपरा थी ये किस तरह से बदल जाती है। 18वीं सदी में बच्चों जब इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत होती है, पूरे विश्व में सबसे पहले बच्चों इंग्लैंड के अंदर औद्योगिक क्रांति की शुरुआत होती है। ये आपके एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि किस देश में औद्योगिकरण की शुरुआत हुई थी। तो सबसे पहले औद्योगिकरण की जो शुरुआत होती है बच्चों वो होती है यूरोप के इंग्लैंड में। इंग्लैंड में इस क्रांति की शुरुआत होती है जिसको कहा जाता है औद्योगिक क्रांति, और ये होती है 18वीं सदी के उत्तरार्ध में यानी कि मिड में होती है। मशीनों के प्रयोग ने उत्पादन की जो गति है बच्चों, प्रोडक्शन की जो गति है वो कई गुना ज़्यादा बढ़ा दी। बहुत ज़्यादा इसने उत्पादन को फास्ट कर दिया। जैसे कपड़ा उद्योग, लोह उद्योग, कोयला खदानें, रेल मार्ग और भाप इंजन, ये नई नई तकनीकें अब आ चुकी थी और इसने इंग्लैंड को जो है विश्व की कार्यशाला बना दिया था। क्योंकि ये जो सारी तकनीकें थी बच्चों, इनका जो आविष्कार है वो सबसे पहले इंग्लैंड में इनका प्रयोग किया गया था और इसी कारण से इंग्लैंड को विश्व की कार्यशाला कहा गया था, उसको बना दिया गया था। इस समय होता क्या है बच्चों कि इन नए आविष्कारों से व्यापार और जो परिवहन, जो ट्रांसपोर्ट था उसमें नए आयाम आते हैं, नए उसके रास्ते खुलते हैं और जो लोग होते हैं वो अब गांव से शहरों की ओर काम की तलाश में जाने लगते हैं। क्योंकि शहरों में अब जो है फैक्ट्रियां, कारखाने खुल जाते हैं तो लोगों को रोजगार मिल जाता है, जिसके कारण गांव से लोग अब शहरों की तरफ पलायन करते हैं काम धंधों की, रोजगार की तलाश में। और जिससे होता क्या है कि नगरीकरण का जो जीवन होता है, शहरीकरण का जो जीवन होता है उसकी स्थापना हो जाती है। तेजी से जो नगरीकरण है, शहरीकरण है वो बढ़ने लग जाता है इंग्लैंड के अंदर। औद्योगिक प्रगति सभी जगह एक जैसी नहीं थी बच्चों और ना ही इसका लाभ सभी लोगों को एक जैसा हुआ था। इसका लाभ केवल उन पूंजीपतियों को होता था जो इसमें इन्वेस्ट करते थे, उन व्यापारियों को होता था जो सामान को, उत्पादन को एक जगह से खरीद के दूसरी जगह पर बेचते थे। दूसरी ओर इस औद्योगिकरण के कारण बच्चों लाखों मजदूर और पारंपरिक जो कारीगर होते थे उनका जो जीवन है वो कठिनाई में आ जाता है। मशीनों के आने से कई लोगों का जो है रोजगार छिन जाता है, मजदूरी घटा दी जाती है और काम के जो घंटे थे, काम का जो समय था वो बढ़ जाता है। और कारखानों में, फैक्ट्रियों में बच्चों उस समय पे बहुत कठोर अनुशासन होता था और फैक्ट्री कारखानों में बहुत तरह की असुरक्षा होती थी, जहाँ पर मशीनों से किसी न किसी तरह की दुर्घटना हो जाती थी और मजदूरों के जो हाथ पैरों की क्षति हो जाती थी। तो इस तरह से बहुत ही कठोर जीवन मजदूरों का हो जाता था। ये अध्याय हमें बताएगा बच्चों कि औद्योगिकरण कोई अचानक घटी जाने वाली घटना नहीं थी, बल्कि ये पहले से ही
पहले के दौर में इसको पूर्व औद्योगिक काल कहा जाता है। ये आपसे कई बार पूछा जाता है बच्चों, एमसीक्यू में भी पूछा जा सकता है और 3 से 5 नंबर के जो क्वेश्चन आते हैं उसमें भी पूछा जा सकता है कि पूर्व औद्योगिक काल क्या था, ये किस तरह से होता था। तो पूर्व औद्योगिक काल वह काल है बच्चों जो औद्योगिकरण से पहले था, जब गांवों और छोटे छोटे कस्बों में उत्पादन केंद्र स्थापित थे, या लोग घरों से ही, कारखानों की बजाय घरों से ही वो अपना काम करते थे, वस्तुओं का निर्माण करते थे और वहाँ से जो व्यापारी होते थे उनको खरीद के बाजारों में, शहरों में बेचते थे। तो यही कहलाता है पूर्व औद्योगिक काल। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, 1 नंबर में ज़रूर आता है। उस समय में व्यापारी ग्रामीण कारीगरों से वस्तुएं बनवाते थे बच्चों और उन्हें बेचते थे। औद्योगिक क्रांति ने इन परंपरागत उद्योगों को बहुत ज़्यादा प्रभावित किया बच्चों, क्योंकि अब उत्पादन मशीनों और कारखानों पर केंद्रित हो गया था, यानी कि जो उत्पादन है वो कारखानों में ही होता था, मशीनों के द्वारा। इस अध्याय में बच्चों भारत की स्थिति पर भी प्रकाश डाला जाएगा कि भारत में क्या कुछ स्थिति रही और औद्योगिक क्रांति के बाद ब्रिटेन का जो कपड़ा है वो इतना विकसित कैसे हो गया और भारतीय वस्त्र उद्योग पर इसका क्या नेगेटिव, नकारात्मक असर पड़ता है। इंग्लैंड से सस्ते मशीन निर्मित कपड़े बच्चों, यानी कि मशीनों के द्वारा बनाए गए कपड़े भारत में आने लगते हैं, जिससे भारत में हाथ से बुने कपड़ों की जो मांग है वो घट जाती है और लाखों जो भारतीय बुनकर थे बच्चों वो बेरोजगार हो जाते हैं। इस प्रकार औद्योगिकरण का जो ये युग है ये केवल प्रगति की कहानी ही नहीं कहता बच्चों, ये केवल डेवलपमेंट की कहानी ही नहीं कहता, बल्कि समाज में असमानता, श्रमिक शोषण और औपनिवेशिक शासन की जो नीतियां थी उनको भी उजागर करता है। ये हम आगे चैप्टर में पढ़ेंगे। हमारा सबसे पहला टॉपिक है बच्चों औद्योगिक क्रांति से पहले, यानी पूर्व औद्योगिक का जो काल है, जहां से आपका क्वेश्चन हमेशा आता है। तो औद्योगिक क्रांति से पहले बच्चों जब बड़े बड़े कारखाने नहीं थे, मशीन नहीं थी, भाप का यानी कि स्टीम का इंजन नहीं था, उस समय वस्तुओं का जो उत्पादन है बच्चों अधिकतर हाथों से ही होता था। पुराने समय में बहुत ज़्यादा उत्पादन हाथों से ही होता था। औद्योगिक क्रांति से पहले लोग अपने घरों या छोटे कार्यशालाओं में ही सामान बनाते थे और इसी को कहा जाता है बच्चों पूर्व औद्योगिक काल। ये वह चरण था बच्चों जब पूरी तरह मशीनों पर आधारित नहीं था, लेकिन व्यापार और उत्पादन की नींव रखी जा चुकी थी। व्यापार तो होता था और उत्पादन किया जाता था, ये सारी चीज़ें तो होती थी, लेकिन सिर्फ मशीनें, कारखाने और ये भाप के इंजन उस समय पे नहीं थे। यूरोप के कई हिस्सों में बच्चों व्यापारी गांव में रहने वाले किसानों और कारीगरों को पैसा देकर उनसे वस्तुएं बनवाया करते थे। व्यापारी उन्हें सूत देते थे, ऊन देते थे और कपड़ा बनाने का कच्चा माल भी उनको दिया जाता था। और जो कारीगर हैं बच्चों वो अपने घरों में बैठकर ही कपड़ा बुनते थे और वस्तुएं तैयार करते थे। जब वस्तुएं तैयार हो जाती थी बच्चों तो व्यापारी उन्हें वापस लेकर बाजारों या विदेशों में बेच देते थे। इस तरह से उत्पादन धीरे धीरे शहरों से निकलकर गांवों तक फैल गया, यानी कि शहरों और गांवों का जुड़ाव हो गया एक तरह से। और जो अधिकांश किसान थे बच्चों उस समय पे, अधिकतर जो किसान थे वो कुछ महीने खेती करते थे जब उनके पास काम कम होता था। ऐसे में वो खेतों में काम करते थे तो वे परिवार के साथ मिलकर घर पर ही वस्त्र बुनने का या सामान तैयार करने का काम भी उस समय पे करते थे, जिससे उनकी अतिरिक्त आमदनी हो जाती थी। फिर एक ऐसा व्यापारी या मास्टर भी होता था बच्चों उस समय पे जो सैकड़ों मजदूरों को अपने अंडर काम पर रखता था और उनको काम देता था। यही औद्योगिक क्रांति का बेस बनता है, उसकी पृष्ठभूमि बनता है, क्योंकि जब सब कुछ हाथों से होता था बच्चों तो एक बुनकर को एक कपड़ा तैयार करने में कई दिन लग जाते थे बच्चों, क्योंकि हाथ से काम मशीन की बजाय धीमे होता था। और परिवहन की जो ट्रांसपोर्ट की सुविधाएं हैं वो भी उस समय पे सीमित होती थी बच्चों। एक जगह से दूसरी जगह सामान को पहुंचाने में समय लगता था। फिर भी ये जो प्रणाली है गांव और शहरों को आपस में जोड़ने लगी थी। 18वीं सदी में जब मशीनें और स्टीम इंजन और नई तकनीकें आई, नई टेक्नोलॉजी आई, तो यह प्रणाली जो बच्चों घरों से काम करने की है ये टूटने लगी थी। घरों और गांव में किया जाने वाला उत्पादन धीरे धीरे कारखानों में
केंद्रित हो गया। जो घरों में और गांव में काम होता था बच्चों, वो धीरे धीरे कारखानों में होने लगा और यही परिवर्तन आगे चल के औद्योगिक क्रांति कहलाता है। कई बार आपसे पूछा जा सकता है कि औद्योगिक क्रांति क्या होती है। तो घरों और गांवों में किया जाने वाला जो काम था बच्चों, जो पहले घरों और गांव में किया जाता था, उसको धीरे धीरे करके कारखानों में शिफ्ट कर दिया जाता है। कारखानों में उन सामानों को बनाया जाता है और यही परिवर्तन आगे चल के औद्योगिक क्रांति कहलाता है। अगला टॉपिक है बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, कारखानों का उदय। तो कारखानों का उदय किस तरह से होता है? कारखानों का जो उदय है बच्चों, वो औद्योगिक क्रांति का सबसे मुख्य परिणाम रहा है। पहले जहां उत्पादन घरों, गांव और छोटी कार्यशालाओं में होता था, वहां अब क्या होने लगा कि एक ही जगह पर कारखाने, जिनको फैक्ट्रियां भी कहा जाता है, उनमें ये काम होने लगा है। 18वीं सदी के मध्य जब इंग्लैंड में जो ये नई टेक्नोलॉजी की खोजें तेजी से होने लगी थी, जैसे कि स्पिनिंग जेनी, वाटर फ्रेम और पावर लूम, स्टीम इंजन जैसी टेक्नोलॉजी आई, तो नई मशीनों ने कपड़ा उद्योग को पूरी तरह से बदल दिया। ये जो बच्चों एक मशीन है स्पिनिंग जेनी, ये एक ऐसी मशीन है जिसने ऊन की कताई को बहुत आसान बना दिया था। अब एक मशीन वह काम कुछ ही घंटों में कर देती थी, जिसके लिए पहले कई मजदूरों को कई दिनों तक काम करना पड़ता था। अब मशीनों के चलने के लिए बड़े स्थान और लगातार उनको ऊर्जा की, एनर्जी की ज़रूरत होती थी। इसलिए व्यापारियों ने क्या किया कि व्यापारियों ने उत्पादन के लिए कारखाने और फैक्ट्रियां स्थापित कर दी। यही कारखाने और फैक्ट्रियां बच्चों औद्योगिक युग है, इसकी पहचान बनी। कारखाने और फैक्ट्रियां, इस तरह से कारखानों का उदय होता है। इन कारखानों में सैकड़ों मजदूर एक साथ काम करते थे बच्चों, और उन्हें तय समय पर आना पड़ता था। एक समय निश्चित किया गया जिस पर उनको आना ही पड़ता था, और पूरे दिन मशीनों के साथ लगातार श्रम करना पड़ता था, यानी मेहनत करनी पड़ती थी। और काम का जो अनुशासन है बच्चों, वो बहुत ज़्यादा सख्त था, बहुत ज़्यादा रूढ़ था। देर से आने वाले या थोड़ी सी भी गलती करने पर या मशीनों को थोड़ी देर रोकने पर भी मजदूरों को पनिश किया जाता था, उनको दंड दिया जाता था। इससे उत्पादन तो बढ़ा, लेकिन श्रमिकों का जो जीवन है बच्चों, मजदूरों का जो जीवन है, वो बहुत ज़्यादा कठिन हो गया था। और महिलाओं और बच्चों को भी बहुत कम मजदूरी पर बहुत ज़्यादा समय, बहुत लंबे घंटे काम करना पड़ता था। गांव से लोग काम की तलाश में शहरों की तरफ आने लगे बच्चों, क्योंकि नगरीकरण हो गया था, फैक्ट्रियां लग गई थी, जिसके कारण गांव के लोगों को लगता था कि शहरों में बहुत ज़्यादा काम है और बहुत ज़्यादा अच्छी आमदनी होगी उनकी। तो इसीलिए गांव से जो लोग हैं वो शहरों की तरफ पलायन करने लगे, जिससे शहर ज़्यादा बढ़ने लगे। और छोटे परिवार समूह काम करते थे, वह अब मजदूर वर्ग द्वारा किया जाने लगा था। फैक्ट्रियों में जो काम करते थे बच्चों, उसको मजदूर वर्ग कहा जाने लगा था। औद्योगिक मजदूर वर्ग उसको कहा जाता था। शुरुआती दौर में बच्चों कारखानों की जो संख्या थी ना, वो बहुत ज़्यादा कम थी, क्योंकि धीरे धीरे 19वीं सदी के फैलते फैलते जो वस्त्र उद्योग है, वस्त्र उद्योग, लोहा, कोयला, रेल और जहाज निर्माण जैसे क्षेत्रों में कारखाने तो बढ़ते चले गए थे, लेकिन कारखानों के कारण उत्पादन की जो गति है वो कई गुना बढ़ गई थी। वस्तुएं सस्ती हुई थी और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में वृद्धि हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है बच्चों दूसरे देशों से व्यापार करना। शुरुआती दौर में जो कारखानों की संख्या है बच्चों, वो कम थी, लेकिन धीरे धीरे करके ये संख्या बढ़ने लग जाती है। इसके साथ ही बच्चों सामाजिक विषमता आ जाती है, यानी कि समाज में असमानता आ जाती है। कुछ लोग बहुत ज़्यादा अमीर हो जाते हैं और कुछ लोग बहुत ज़्यादा गरीब रह जाते हैं, और श्रम शोषण की समस्याएं भी बढ़ जाती हैं, यानी कि मजदूरों का शोषण भी बहुत ज़्यादा इन फैक्ट्रियों में, कारखानों में किया जाने लगता है। कई जो पारंपरिक कारीगर होते थे बच्चों, वो बेरोजगार हो जाते हैं इन फैक्ट्रियों के आने से, इन मशीनों के आने से। और इस तरह से बच्चों कारखानों का उदय केवल तकनीकी परिवर्तन नहीं था, ये कोई टेक्नोलॉजिकल चेंज नहीं था, बल्कि ये मानव जीवन और श्रम, जो मेहनत थी बच्चों, श्रम संबंध और समाज के ढांचे पर गहरे परिवर्तन का प्रतीक बन जाते हैं कारखाने। अगला टॉपिक है बच्चों हमारा औद्योगिक परिवर्तन की रफ्तार। अब औद्योगिक परिवर्तन ने किस तरह से प्रोडक्शन की रफ्तार बढ़ाई?
तो उद्योगों में मशीनों का प्रयोग बच्चों धीरे धीरे बढ़ा और लंबे समय तक पुरानी प्रणालियां नई तकनीकों के साथ चलती रही। मतलब कुछ जगह तो कारखानों में मशीनों द्वारा काम होता रहा और कुछ जगह अभी भी जो काम होता था वो हाथों के द्वारा ही किया जाता था। शुरुआत में कपड़ा उद्योग ही सबसे तेजी से विकसित हुआ था बच्चों। जब औद्योगिकरण हुआ था इंग्लैंड में, तो सबसे ज़्यादा जो उत्पादन बढ़ा था, सबसे ज़्यादा जो उद्योग ग्रोथ कर रहा था वो था कपड़ा उद्योग। ये आपसे एमसीक्यू में कई बार पूछा जाता है। 18वीं सदी के अंत तक बच्चों ये है स्पिनिंग जेनी, वाटर फ्रेम और पावर लूम जैसी मशीनों ने सूत कातने और कपड़ा बुनने की जो प्रक्रिया थी उसको बहुत ज़्यादा तेज कर दिया था बच्चों। इससे उत्पादन में वृद्धि बहुत ज़्यादा हो गई थी और अधिकांश जो छोटे कारीगर और घरेलू यानी घरों में काम करने वाले होते थे, केवल चुनिंदा उद्योगों में ही मशीनों पर आधारित काम होता था। यानी कि बहुत कम चुनिंदा उद्योग, बहुत कम उद्योग ऐसे थे जहां पे फिलहाल इस समय पे मशीनों द्वारा काम किया जाता था। 1840 के आते आते जो कपड़ा उद्योग है बच्चों वो इंग्लैंड का सबसे बड़ा उद्योग बन गया था। लौह इस्पात उद्योग, रेलवे निर्माण, कोयला खदानें, जहाज उद्योग से तेजी से बढ़ने लगा था। ये सारे उद्योग भी तेजी से बढ़ने लगे थे, लेकिन जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर हुआ था, बड़ा हुआ था, वो था कपड़ा उद्योग। रेलवे नेटवर्क के फैलने से, यानी कि रेलवे का जो जाल बिछ गया था, हर जगह सामान को लाना ले जाना बहुत आसान हो गया था। कच्चा माल एक जगह से दूसरी जगह, तैयार माल दूसरी जगह से बाज़ारों तक पहुंचाया जाता था, तो वो बहुत आसान हो गया था। सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना बहुत ही आसान हो गया था रेलवे के कारण। और 1870 के दशक तक बच्चों इंग्लैंड में औद्योगिक उत्पादन अपनी पीक पर था, अपने चरम पर था और इसी कारण इंग्लैंड जो है वो विश्व की कार्यशाला कहलाने लगा था। इस समय तक बड़ी आबादी घरेलू उद्योगों में ही काम करती थी बच्चों। 1870 तक भी बहुत बड़ी आबादी घरेलू उद्योगों में ही काम करती थी और कई छोटे उद्योगों में मजदूर अभी भी हाथों से ही सामान बनाते थे, क्योंकि मशीनें उस समय बहुत महंगी थी बच्चों। कई बार आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि ज़्यादातर उद्योगपति मशीनों का इस्तेमाल क्यों नहीं करते थे या उन्हें क्यों नहीं खरीद पाते थे। तो उसका कारण ये था बच्चों कि उस समय भी जो उद्योगपति थे वो मजदूरों पर ही ज़्यादा विश्वास करते थे, और क्योंकि मशीनें उस समय बहुत महंगी थी और सब जगह उपलब्ध नहीं थी। कई बार होता क्या था कि मशीनें जो हैं वो ख़राब हो जाती थी और उसको ठीक करना मुश्किल हो जाता था। तो इसके कारण भी यूरोप के कई उद्योगपति हैं वो मजदूरों से ही काम कराना ज़्यादा बेहतर समझते थे। इसीलिए मशीन आधारित उद्योग और हस्तनिर्मित उद्योग एक साथ उस समय पे चल रहे थे। कुछ क्षेत्रों में बच्चों नई मशीनें जल्दी अपनाई गई, जबकि कई उद्योगों में पुरानी विधियों से यानी पुरानी तरीकों से ही काम करना जारी रखा गया। मशीनों की गुणवत्ता, ईंधन की उपलब्धता और मजदूरों की कुशलता जैसे कारणों से औद्योगिक विकास हर जगह एक समान नहीं था बच्चों, कहीं ज़्यादा था, कहीं कम था। धीरे धीरे मशीन और कारखानों की जो संख्या है वो बढ़ने लग जाती है बच्चों, और उत्पादन बढ़ता है, व्यापार फैलता है। समाज की जो बनावट है वो भी बदल जाती है। अब किसान और जो कारीगर है वो मजदूरों में बदल जाते हैं। जब उनके पास काम नहीं होगा बच्चों तो वो फैक्ट्रियों में काम करने लग जाते हैं, जिससे एक नया वर्ग बनता है मजदूर वर्ग, और पूंजीपति वर्ग नया मालिक वर्ग बनकर उभरता है। इस तरह से औद्योगिक परिवर्तन की जो रफ्तार है बच्चों वो कहीं पे धीमी होती है, कहीं पे तेज होती है, लेकिन इसके औद्योगिकरण के जो प्रभाव हैं बच्चों वो हर जगह पे गहरे थे और स्थायी थे। स्थायी होते हैं बच्चों जो कभी ना बदले जा सके। अगला टॉपिक है बच्चों हमारा हाथ का श्रम और वाष्प शक्ति। हाथ का श्रम से हमारा अर्थ है बच्चों हाथों के द्वारा की जाने वाली मेहनत, और वाष्प शक्ति है हमारी स्टीम पावर। तो औद्योगिक क्रांति के समय बच्चों हाथ का श्रम और जो वाष्प शक्ति है, स्टीम पावर है, इसके बीच एक लंबा संघर्ष चला था। अक्सर ये माना जाता है कि भाप का इंजन और मशीनें आई वैसे ही हाथ का जो काम है वो खत्म हो गया, लेकिन वास्तविकता ये नहीं थी। 18वीं सदी के उत्तरार्ध में जब भाप का इंजन, स्टीम इंजन का प्रयोग शुरू हुआ बच्चों, तब भी एक बड़ी तकनीकी क्रांति
थी। उस समय ये बहुत बड़ी तकनीक थी, टेक्नोलॉजी थी, जब भाप का इंजन पहली बार प्रयोग किया गया था। मशीनों को चलाने के लिए अब केवल मानव और पशु शक्ति पर ही निर्भर नहीं रहना पड़ता था बच्चों। अब भाप के इंजन ने उत्पादन की जो गति है, जो रफ्तार है, उसको बहुत ज़्यादा फास्ट कर दिया था, कई गुना उसको बढ़ा दिया था। और कारखानों के लिए अब लगातार एनर्जी की, ऊर्जा की जो ज़रूरत थी, उसको उपलब्ध कराया जा रहा था। इससे उद्योग, परिवहन और खनन के क्षेत्र में नए युग की शुरुआत होती है। खनन होता है बच्चों जब जमीन को खोद के, भूमि को खोद के उसके गर्भ से जैसे लौह, इस्पात, सोना, चांदी ऐसी धातुएं निकाली जाती हैं, तो उसको खनन कहा जाता है बच्चों। और भाप से चलने वाली मशीनें कपड़ा बुनने, लोहा गलाने, माल ढोने के काम में लगाई जाने लगी। इंग्लैंड में बड़ी संख्या में कारीगर, बुनकर, सिलाई करने वाले, बढ़ई होते हैं बच्चों जो लकड़ी का काम करते हैं, लकड़ी के सामान बनाते हैं। रंगरेज वो लोग होते हैं बच्चों जो कपड़ों की रंगाई करते हैं। और शिल्पकार अपने कौशल से वस्तुएं बनाते थे। शिल्पकार होते हैं बच्चों जो हाथ से कुछ ना कुछ आर्ट बनाते थे। शिल्प से जो वस्तुएं बनती थी उसको शिल्पकार कहा जाता है बच्चों, जैसे मूर्तियाँ, तस्वीरें, कुछ अन्य सामान। और हाथ से बनी वस्तुएं अक्सर महंगी और सुंदर होती थी बच्चों। इसलिए अमीर और जो मध्यम वर्ग था, यूरोप का जो अमीर वर्ग था और मिडिल क्लास जो लोग थे, वो हाथ से बनी चीज़ों को ज़्यादा पसंद करते थे बच्चों, और उनको कहा जाता था हैंडमेड गुड्स। इनकी जो गुणवत्ता थी, यानी इनकी जो क्वालिटी थी बच्चों, वो बहुत ज़्यादा अच्छी होती थी और बहुत ज़्यादा ये कलात्मक प्रतीक माने जाते थे। इन्हीं को यूरोप के अमीर और मध्यम वर्ग के जो लोग हैं वो पसंद करते थे। कुछ ही उद्योग पूरी तरह से मशीनों पर आधारित हो पाए थे तब तक बच्चों, जैसे कपड़ा उद्योग और लौह उद्योग। अधिकांश जो उद्योग थे उनमें हाथों से ही श्रम या मेहनत की जाती थी। वाष्प शक्ति ने हाथ के श्रम को पूरी तरह से समाप्त नहीं किया था बच्चों, बल्कि उसे नए ढंग से ढाल दिया था, उसको थोड़ा मॉडिफाई कर दिया था। किस तरह से कि अब मजदूर मशीनों को चलाते थे, उन्हें संभालते थे, और जो तैयार माल होता था उसको पैक करते थे। अब मजदूर जो हैं हाथों से सामान नहीं बनाते थे, वो मशीनों को चलाते थे, उनको संभालते थे, और जो तैयार माल होता था उसकी पैकिंग करते थे। पहले जहाँ पूरी वस्तु स्वयं मजदूरों को, कारीगरों को बनानी पड़ती थी, वहीं अब उन्हें केवल मशीन का एक हिस्सा चलाना होता था बच्चों। और श्रम का जो ये विभाजन है, मेहनत का जो ये विभाजन है, ये काम की रफ्तार जिससे तेज हो जाती है। लेकिन अब जो काम है बच्चों वो निरस हो जाता, उसमें कोई रस नहीं होती, कोई इंटरेस्ट नहीं होता, और बहुत थकाऊ वो बन जाता है। जब हाथों से कारीगर काम करते थे तो उसमें उनको बहुत ज़्यादा उन्हें इंटरेस्ट होता था, वो उस हाथों से बहुत ज़्यादा मेहनत करके सामान को बनाते थे। हाथ के श्रम और शक्ति, हाथ के श्रम और बच्चों वाष्प शक्ति ने, इस मेल ने, हाथ के श्रम और वाष्प शक्ति का जो ये मेल हुआ बच्चों, इसने औद्योगिक समाज को जन्म दिया। ऐसा समाज बच्चों जहाँ पे मशीनें उत्पादन की गति तय करती थी और मानव की मेहनत, उसकी भूमिका इसमें भी बनी हुई थी। औद्योगिक युग का आरंभ मशीनों से हुआ है बच्चों। औद्योगिक युग की जो शुरुआत हुई है वो मशीनों से हुई है, लेकिन उसका आधार अभी भी इंसान की मेहनत और हाथों की शक्ति पर ही टिका हुआ है। चाहे प्रोडक्शन मशीनें कर रही थी, लेकिन फिर भी उनकी जो संभाल थी, उनको चलाना था, वो सभी मानव की मेहनत के द्वारा ही हो रहा था। अगला टॉपिक है बच्चों मजदूरों की जिंदगी। इस औद्योगिकरण ने किस तरह से मजदूरों की जिंदगी पर क्या प्रभाव डाला बच्चों, यहाँ से आपका क्वेश्चन हमेशा बनता है। तो मजदूरों की जिंदगी में क्या कुछ परिवर्तन हुए, ये हम इस टॉपिक में देखेंगे। औद्योगिक क्रांति के समय मजदूरों की जिंदगी जो है वो बहुत ज़्यादा कठिन और संघर्षपूर्ण बन चुकी थी बच्चों। अब जो कारखाने और मशीनें तेजी से बढ़ने लगी थी, तब लाखों लोग गांव से शहरों की ओर रोजगार की तलाश में आने लगे थे, और उन्हें लगता था शुरुआत में कि शहरों में जो है काम के अच्छे अवसर होंगे, लेकिन हकीकत, जो सच्चाई थी, वो बिल्कुल उसके उल्टे थी बच्चों। शहरों में मजदूरों की बहुत ज़्यादा तादाद बढ़ चुकी थी, जिससे मजदूरी भी बहुत
कम मिलती थी और बहुत लंबे लंबे घंटे उनसे काम कराया जाता था। बहुत ही खराब हालत में, बहुत ही खराब परिस्थितियों में उनको काम करना पड़ता था फैक्ट्रियों के अंदर। कारखानों का जो अनुशासन है बच्चों, डिसिप्लिन है, वो बहुत ज़्यादा सख्त था। उनको सुबह सुबह बहुत जल्दी काम पर पहुंचना होता था। 12 से 15 घंटे उनसे लगातार काम कराया जाता था और अगर छोटी सी भी गलती हुई है या कोई मजदूर देर से आया है तो मजदूरी काट ली जाती थी और कई बार उनको नौकरी से निकाल भी दिया जाता था। मशीनों के लगातार चलने से जो शोर होता है बच्चों, जो धूल मिट्टी और गर्मी के बीच इन मजदूरों को काम करना पड़ता था, जो बहुत ही मुश्किल होता था। कारखानों में भी कोई सुरक्षा व्यवस्था भी नहीं होती थी उस समय पे बच्चों, इसलिए जो हादसे हैं वो आम बात थी। किसी का हाथ कट जाना, किसी का पैर कट जाना, इस तरह के हादसे आम बात होती थी। महिला और जो बच्चे थे बच्चों, उनको भी बहुत बड़ी संख्या में कारखानों में काम करना पड़ता था रोजगार के लिए और उनसे इतनी मेहनत का काम करवाने के बाद भी पुरुषों से आधी से भी ज़्यादा कम मजदूरी उनको दी जाती थी और काम उनसे बराबर लिया जाता था, लेकिन काम उनका उतना ही कठिन होता था। बच्चों से छोटी मशीनों के नीचे रुई साफ कराई जाती थी और मशीनों के बीच फंसे धागे छुड़वाए जाते थे, जिससे कई बार उनको गंभीर चोटें भी लग जाती थी। इतनी कठिन परिस्थितियों के बावजूद भी बच्चों, मजदूरों के पास कोई कानूनी सुरक्षा उस समय पे नहीं होती थी। इस समय जैसे ट्रेड यूनियन है, मजदूर संघ है, ऐसी चीजें उस समय पे नहीं होती थी। मालिकों के खिलाफ आवाज नहीं उठा सकते थे मजदूर बच्चों और धीरे धीरे करके ये शोषण बहुत ज़्यादा बढ़ गया और जैसे जैसे ये शोषण बढ़ता चला गया, मजदूरों ने हड़तालें शुरू कर दी और मजदूर आंदोलनों का जन्म हुआ। आपने रूसी क्रांति पढ़ी होगी 9th क्लास में, 1907 की क्रांति, वो ऐसी ही मजदूरों की क्रांति थी बच्चों, जो इस शोषण के खिलाफ हुई थी। सरकारों को काम के घंटे घटाने पड़े, मजदूरी बढ़ानी पड़ी और बच्चों की मजदूरी पर रोक लगाने जैसे कानून बनने लगे। जब मजदूरों ने हड़तालें की, आंदोलन की, तब ये जाके परिवर्तन होता है। और औद्योगिक युग की ये सच्चाई थी कि मशीनों ने उत्पादन तो बढ़ाया था, लेकिन इंसानों के जीवन को आसान नहीं बनाया था, बल्कि इसने मजदूरों की जो जिंदगी है वो गरीबी, असमानता और कठिन श्रम से भर दी थी। बहुत ज़्यादा मजदूर फैक्ट्रियों में मेहनत करते थे। जहां कुछ लोगों के हाथों में अब संपत्ति और शक्ति केंद्रित हो चुकी थी, आ चुकी थी, वहीं मेहनतकश जो वर्ग था, मजदूर जो वर्ग था, श्रमिक जो वर्ग था, वो बहुत ज़्यादा मेहनत इस समय कर रहा था और बहुत मुश्किल में था। औद्योगिक क्रांति ने एक और प्रगति और तकनीकी विकास का युग लाया, तो दूसरी ओर बच्चों इसने मजदूरों के जीवन में बहुत ज़्यादा संघर्ष और असमानता की कहानी भी लिख दी इसी औद्योगिकरण ने। अगला टॉपिक है बच्चों हमारा उपनिवेशों में औद्योगिकरण। तो उपनिवेश, जैसे कि भारत इंग्लैंड का उपनिवेश था बच्चों, इस तरह से उपनिवेशों में औद्योगिकरण ने क्या असर डाला। तो औद्योगिकरण की जो कहानी है बच्चों, वो यूरोप, विशेषकर इंग्लैंड से जुड़ी हुई है और औद्योगिक क्रांति से ये गहराई से जुड़ता है इंग्लैंड। जब इंग्लैंड में मशीनों से उत्पादन तेजी से बढ़ा था बच्चों, तो औद्योगिक माल के लिए नए बाजारों और कच्चे माल के नए स्रोतों की जरूरत पड़ी थी इंग्लैंड को और इसी कारण यूरोपीय देशों ने एशिया, अफ्रीका और अमेरिका के कई हिस्सों को अपने उपनिवेश बना लिया था, अपना गुलाम बना लिया था। और भारत भी एक ऐसा ही उपनिवेश था जहां पे औद्योगिकरण विदेशी हितों के अधीन हुआ था। यानी कि हमारे भारत में जब औद्योगिकरण की शुरुआत हुई, मशीनों से उद्योगों, मशीनों के द्वारा कारखानों और फैक्ट्रियों में काम किया जाने लगा, सामान बनाया जाने लगा, तो वो जो समय था बच्चों, वो पराधीनता का समय था। यानी कि हमारा जो देश है उस समय पे गुलाम था। तो इस औद्योगिकरण ने हमारे देश के हित के लिए कुछ नहीं किया, बल्कि इस औद्योगिकरण ने विदेशी हितों के अधीन ये औद्योगिकरण हुआ था और उन्हीं को इसका फायदा हुआ था, न कि देश के विकास के लिए इस औद्योगिकरण ने कुछ किया था। औद्योगिक क्रांति से पहले बच्चों भारत का कपड़ा निर्माण में दुनिया में सबसे पहला स्थान था बच्चों।
भारत पूरे विश्व में सबसे प्रथम स्थान रखता था कपड़ा निर्माण में। और भारत का जो कपड़ा है बच्चों वो विश्व विख्यात था, यानी भारत में जो कपड़ा बनता था बच्चों वो पूरी दुनिया में कहीं भी नहीं बनता था। और इसीलिए भारतीय कपड़े की जो मांग थी विदेशों में बहुत ज़्यादा थी पुराने समय से ही। जैसे कि बंगाल का ढाका जो बांग्लादेश की राजधानी है अभी, और मुर्शिदाबाद जो वेस्ट बंगाल की राजधानी थी पहले, काशी जिसको हम वाराणसी के नाम से जानते थे, ये अपने महीन मलमल और रेशमी कपड़ों के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध थे बच्चों पुराने समय से ही। लेकिन जब इंग्लैंड में मशीनों से बना सस्ता कपड़ा तैयार होने लगा तो जो ब्रिटिश व्यापारी थे, जो अंग्रेज़ व्यापारी थे, भारत में अपने उत्पादों के लिए उन्होंने बाजार खोज लिया था। भारतीय जो वस्त्र उद्योग था उसको कमजोर करने की नीतियां अंग्रेजी सरकार ने बनाई थी और भारतीय बुनकरों पर भारी कर लगा दिए गए थे। और जो ब्रिटिश माल था उसको बिना करके भारत में बेचा जाने लगा था, और जो भारतीय सामान था, भारतीय कपड़े थे, उन पर भारी कर लगा दिए गए थे, जिससे धीरे धीरे भारतीय कपड़े की जो मांग है वो घटती चली गई विदेशों में, और इंग्लैंड के कारखानों में बने सस्ते कपड़े ने उसकी जगह ले ली बच्चों। ये बहुत बुरा असर इस औद्योगिक क्रांति का भारतीय वस्त्र उद्योग पर पड़ा था बच्चों। ब्रिटिश शासन ने भारत को एक ऐसे देश में बदल दिया था, अंग्रेजों ने भारत को ऐसे चेंज कर दिया था बच्चों जैसे उन्हें कच्चा माल तो भारत से चाहिए था, जैसे कि कपास, नील, जूट, कोयला, ये सारी कच्ची जो चीज़ें थी सामान बनाने की, ये भारत से इंग्लैंड में जाती थी, और बदले में भारत इंग्लैंड में जो तैयार माल होता था उसको भारत में ही बेचा जाता था। यानी कि भारतीय सामान से जो सामान इंग्लैंड बनाता था उसको भारत में ही वो लोग बेचते थे, और इस प्रकार भारत को एक कच्चे माल का आपूर्तिकर्ता और तैयार माल बेचने का उपभोक्ता, यानी कि जो उन चीज़ों का उपयोग करेगा उसको उपभोक्ता कहा जाता है बच्चों। तो सामान भी हमारा और बाजार भी भारत को ही बना दिया था अंग्रेजों ने। यह स्थिति ब्रिटिश औद्योगिक विकास के लिए बहुत लाभदायक हुई थी बच्चों, क्योंकि भारत की अपनी अर्थव्यवस्था के लिए ये बहुत ही विनाशकारी हुई थी। भारत में जो पारंपरिक उद्योग थे बच्चों वो हस्तशिल्प थे, धीरे धीरे उनको नष्ट कर दिया अंग्रेजी सरकार ने, और जो लाखों बुनकर भारत के थे बच्चों वो बेरोजगार हो जाते हैं, क्योंकि उनके हाथ से बने कपड़े की अब कोई कीमत नहीं रह गई है। करों के कारण बच्चों भारतीय जो कपड़ा है वो महंगा हो जाता था, और जो अंग्रेजी कपड़ा मशीनों के द्वारा बनाया गया कपड़ा वो बिना करों के बेचा जाता था तो वो सस्ता हो जाता था, जिसके कारण बहुत सारे भारतीय भी उस कपड़े को खरीदते थे। कई बुनकरों को मजबूर होकर खेती करनी पड़ी बच्चों, मजदूरी का काम करना पड़ा उनको। और वहीं दूसरी ओर जो ब्रिटिश पूंजीपतियों ने भारत में कुछ उद्योग शुरू किए थे, जैसे कि जूट उद्योग, कपड़ा मिले। कई बार आपसे पूछा जा सकता है बच्चों कि जूट उद्योग कहाँ पे स्थापित था, तो ये बंगाल में था। कपड़ा मिले सबसे पहले बंबई में स्थापित की गई थी बच्चों, और लोहे का जो उद्योग है वो जमशेदपुर में सबसे पहले लगाया गया था। ये एमसीक्यू में आपसे कई बार पूछा जा सकता है। ये सभी जो उद्योग धंधे शुरू किए गए थे बच्चों ये ब्रिटिश आर्थिक हितों को ही पूरा करते थे, इसमें भारत की कोई भी भलाई नहीं थी। उपनिवेशों में औद्योगिकरण का मतलब असल में औपनिवेशिक जो शोषण था उसके माध्यम से उद्योगों का विस्तार करना था बच्चों, और इंग्लैंड जैसे देश ने अपने उद्योगों के लिए भारत जैसे देश से कच्चा माल लिया था, उनके उद्योगों को खत्म कर दिया था और अपने बनाए माल को उन पर थोप दिया था। परिणाम स्वरूप होता क्या है बच्चों कि भारत की जो पारंपरिक समृद्धि थी उसको खत्म कर दिया गया है। यानी कि भारत उस समय पे एक आत्मनिर्भर देश था, चाहे वो हाथों से ही सामान बनाया जाता था, लेकिन भारत किसी भी सामान को आयात नहीं करता था। लेकिन अंग्रेजों ने क्या किया कि भारत को एक आयातित देश बना दिया, उसकी जो आत्मनिर्भरता थी उसको खत्म कर दिया गया और एक निर्भर उपभोक्ता अर्थव्यवस्था बनकर रह गई। यानी कि दूसरों पर निर्भर रहने वाली अर्थव्यवस्था हमारे देश की उस समय पे अंग्रेजों ने बना दी थी। इस प्रकार उपनिवेशों में औद्योगिकरण वास्तव में स्वतंत्र आर्थिक विकास नहीं था बच्चों, बल्कि एक ऐसी प्रक्रिया थी, एक ऐसा काम था जिसने स्थानीय उद्योगों को हमारे नष्ट कर दिया था और विदेशी शक्तियों के लाभ के अधीन ये था, उन्हीं को इसने फायदा पहुंचाया था। भारतीय कपड़े का युग बच्चों, भारतीय कपड़े का एक युग था बच्चों जिसको कहा जाता है
भारतीय कपड़े का युग। एक ऐसा समय था बच्चों जिसको भारतीय कपड़े का युग कहा जाता है, क्योंकि उस समय भारत दुनिया भर में, मैंने आपको बताया, अपने सुंदर, महीन और टिकाऊ कपड़ों के लिए जाना जाता था। भारत से अच्छा वस्त्र, अच्छा कपड़ा दुनिया के किसी भी देश में नहीं बनता था बच्चों। सुंदर, महीन का अर्थ होता है बच्चों बारीक, ट्रांसपेरेंट, जिसके आर पार आपको दिखाई दे जाए, ऐसा कपड़ा भारत में उस समय बनाया जाता था। और भारत के कपड़े न केवल देश के भीतर बच्चों, बल्कि एशिया, अफ्रीका और यूरोप तक निर्यात किए जाते थे। निर्यात का अर्थ होता है बच्चों दूसरे देशों को सामान बेचना, और आयात का अर्थ होता है बच्चों दूसरे देशों से सामान खरीद के अपने देश में लाना। इंग्लैंड, फ्रांस और नीदरलैंड जैसे देशों के व्यापारी भी भारत से भारतीय वस्त्रों को खरीदने आते थे और अपने बाजारों में बेचते थे। बहुत लंबी लंबी वो यात्राएं करते थे भारतीय वस्त्र खरीदने के लिए। और उस समय बच्चों भारत को दुनिया का वस्त्र केंद्र, वर्कशॉप ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता था। ये बात है 16वीं से 18वीं सदी के बीच की बच्चों। भारत के बुनकर अपने कौशल और कलात्मकता के लिए मशहूर थे बच्चों। ढाका की मलमल, जो अभी बांग्लादेश की राजधानी है, काशी की बनारसी साड़ी आप सभी ने सुना होगा, और मुर्शिदाबाद की रेशमी वस्त्र। मुर्शिदाबाद का जो रेशम है वो बहुत ज़्यादा हाई क्लास होता था बच्चों, और मुर्शिदाबाद पहले वेस्ट बंगाल की राजधानी होता था। अब सूरत का कपास बच्चों, जो कि गुजरात में है। ये जो कुछ क्षेत्र दे रखे हैं बच्चों, इन्हीं का कपड़ा नहीं, पूरे भारत में जो भी कपड़ा बनता था वो बहुत फेमस था, विशेषकर इन क्षेत्रों का। ढाका की मलमल इतनी महीन होती थी बच्चों कि कहा जाता है कि पूरे कपड़े का एक थान होता है बच्चों, जिसको 32 मीटर का थान बोला जाता है, उसको आप एक अंगूठी, हाथ की जो एक अंगूठी होती है, उससे आप उसको निकाल सकते हैं। वो इतना सॉफ्ट होता था, इतना महीन होता था। भारतीय वस्त्रों की जो सुंदरता है, उनके रंगों की जो चमक है, जो डिजाइन भारत के वस्त्रों का होता था, उसकी बच्चों यूरोपीय समाज में बहुत ज्यादा मांग होती थी। 16वीं से 18वीं सदी के बीच भारतीय कपड़ों का जो व्यापार है अपनी ऊंचाई पर था बच्चों। सबसे बेस्ट भारतीय कपड़े को पूरी दुनिया में माना जाता था, और भारतीय जो उद्योग है वो अपने स्वर्ण युग में उस समय पे था। ईस्ट इंडिया कंपनी और अन्य जो यूरोपीय कंपनी है वो भारत से बड़े पैमाने पर, बड़े स्केल में कपड़ा खरीदती थी और विदेशों में बेचती थी। बंगाल, बिहार, तमिलनाडु, गुजरात जैसे क्षेत्रों में बच्चों हजारों बुनकर जो कपड़ा बुनते थे, रंगरेज जो उनकी रंगाई करते थे, इन कामों में लगे हुए थे। यह न केवल भारत की बच्चों आर्थिक समृद्धि का प्रतीक था, बल्कि यहाँ के जो कारीगर हैं, तकनीक है, उनकी दक्षता का भी प्रमाण था बच्चों भारतीय वस्त्र उद्योग। 18वीं सदी के अंत में इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति हुई और मशीनों से सस्ता कपड़ा बनने लगा बच्चों। तब जो ये स्थिति है, भारत की जो ये स्थिति है कपड़ा उद्योग की, ये बिल्कुल बदल जाती है बच्चों। और ब्रिटिश सरकार ने भारत से कपड़े के निर्यातक पर भारी कर लगा दिया, यानी कि जो भी भारत से कपड़ा खरीदेगा उस कपड़े पर उनको बहुत ज़्यादा टैक्स देना होगा। और इंग्लैंड में बने जो कपड़े थे उनको बिना करके भारत में बेचने की अनुमति इंग्लैंड सरकार ने, अंग्रेजी सरकार ने दे रखी थी। होता क्या है बच्चों कि भारतीय कपड़े की जो मांग है वो तेजी से घटने लग जाती है। ढाका, मुर्शिदाबाद जैसे जो प्रसिद्ध केंद्र थे, धीरे धीरे ये उजड़ना शुरू हो जाते हैं बच्चों, और लाखों बुनकर बेरोजगार हो जाते हैं। बहुत नेगेटिव असर इस औद्योगिक क्रांति ने भारतीय उद्योग पर डाला था। ब्रिटिश शासन की नीतियों ने भारतीय वस्त्र उद्योग को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया था, प्रभावित कर दिया था। और भारत जो कभी कपड़ा निर्यातक देश बना हुआ था, दुनिया का नंबर 1 देश बना हुआ था, अब इंग्लैंड से कपड़े आयात करने वाला एक उपभोक्ता बन गया बच्चों। एक आत्मनिर्भर देश अब एक उपभोक्ता के रूप में आ चुका था। और जो सस्ता मशीन निर्मित कपड़ा भारत के बाजारों में अंग्रेजों ने भर दिया था, और भारतीय हस्तनिर्मित वस्त्रों की जो कद्र है वो पूरी दुनिया में घट चुकी थी। भारतीय कपड़े का युग केवल एक आर्थिक समृद्धि की कहानी नहीं कहता बच्चों, बल्कि ये उस समय का प्रतीक है जब भारत का गौरवशाली अतीत होता था, जब भारत का कपड़ा उद्योग भारत का गौरव था, जब भारत ने अपने कौशल, परंपरा और कला से दुनिया का नेतृत्व किया था, उसको लीड किया था। लेकिन औद्योगिक क्रांति और औपनिवेशिक नीतियों ने
इस युग को धीरे धीरे करके समाप्त कर दिया और भारत की जो पारंपरिक उद्योग व्यवस्था थी उसको ढा दिया बच्चों, और भारत का जो आर्थिक संतुलन है उसको पूरी तरह से तोड़ दिया गया। अगला टॉपिक है बच्चों, बुनकरों का क्या हुआ। अब जो बुनकर थे, फैक्ट्रियों में बना जो माल, जो वस्त्र अब भारत में आ चुके थे, तो उसके बाद बुनकरों की क्या हालत होती है उसको हमें इस टॉपिक में पढ़ना है। भारतीय बुनकरों की जो स्थिति थी बच्चों उस समय पे बहुत खराब हो चुकी थी, और जो बुनकर कभी दुनिया भर में अपनी कारीगरी के लिए प्रसिद्ध थे, अब वो धीरे धीरे गरीबी और बेरोजगारी की चपेट में आ चुके थे। यह भारत के औद्योगिक इतिहास का बच्चों सबसे दर्दनाक अध्याय रहा है आज तक का, क्योंकि इसमें एक पूरे वर्ग का जीवन, उनकी पहचान, उसको समाप्त कर दिया गया था। 18वीं सदी तक भारतीय बुनकर कपड़ा निर्माण के मुख्य स्तंभ हुआ करते थे बच्चों, और अब जब ये औद्योगिक क्रांति होती है तो वो अपने घर परिवार के साथ मिलकर कपड़े बुनते थे उस समय, और व्यापारी उनके बनाए कपड़े को विदेशों में बेचते थे। लेकिन जब इंग्लैंड में मशीनों से सस्ता कपड़ा बनने लगा तो होता क्या है कि ब्रिटिश व्यापारियों ने भारतीय कपड़ों के खिलाफ नीतियां बनाई और निर्यात पर भारी टैक्स लगा दिए गए, और मशीनों से बना हुआ कपड़ा भारत में बिना टैक्स के बेचा जाने लगा। धीरे धीरे भारतीय कपड़े की जो मांग है वो घट जाती है बच्चों, और बुनकरों से कपड़े खरीदने की बजाय इंग्लैंड से आयात करने लग जाते हैं। बुनकरों की आय कम होने लग जाती है बच्चों, और लोग कर्ज में डूब जाते हैं। कई बुनकरों को अपने करगे, लूम, जहां पर वो सूत काटते थे, कपड़ा बुनते थे, और अपने औजार उनको बेचने पड़ जाते हैं। कुछ ने खेती शुरू की, लेकिन कुछ के पास तो जमीन ही नहीं होती थी बच्चों। तो यही वजह थी कि अब वो कारीगर, वो बुनकर मजदूर बन जाते हैं। कई बुनकर परिवार भूख और निर्धनता का शिकार हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। और ब्रिटिश शासन ने केवल आर्थिक ही नहीं बच्चों, बल्कि सामाजिक स्तर पर भी बुनकरों को कमजोर किया था। बुनकरों को कुछ जो बुनकर बच गए थे, जो कि ये काम कर रहे थे, उनको क्या किया कि उनको अंग्रेजी सरकार ने मजबूर किया अपने कपड़े को केवल और केवल ब्रिटिश एजेंटों को ही बेचने के लिए, और बहुत ही कम तय कीमत कर दी गई कि इसी कीमत पर भारतीय बुनकरों को कपड़ा उन्हें देना होगा। और जो बुनकर उनका विरोध करते थे उनको धमकाया जाता था, उनको पनिश किया जाता था, और इस प्रकार बुनकरों की जो स्वतंत्रता थी, जो आत्मनिर्भरता थी, उसको अंग्रेजी सरकार ने खत्म कर दिया। इस औद्योगिकरण ने उसको खत्म कर दिया। 19वीं सदी के मध्य तक स्थिति बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी थी बच्चों। जो शहर कभी वस्त्र निर्माण के केंद्र थे, जहां पर वस्त्र को बनाया जाता था बड़ी संख्या में, ढाका, मुर्शिदाबाद, बनारस, सूरत, धीरे धीरे करके ये क्षेत्र उजड़ जाते हैं, और ढाका की प्रसिद्ध मलमल बनाने वाले जो हजारों बुनकर हैं वो बेरोजगार हो गए हैं। वहाँ की आबादी घटने लगी, और ढाका की मलमल जो कभी विश्व प्रसिद्ध होती थी, लगभग वो लुप्त हो गई। भारत के बुनकर जिन्होंने कभी भारतीय कपड़े का युग बनाया था, अब औपनिवेशिक नीतियों और मशीनों की मार झेलने लगे थे। उनकी मेहनत की जगह अब मशीनों ने ले ली थी, और ब्रिटिश माल ने भारतीय बाजारों पर कब्जा कर लिया था, और बुनकरों की कला और आजीविका दोनों को नष्ट कर दिया गया था। बुनकरों की कहानी हमें ये सिखाती है बच्चों कि औद्योगिक क्रांति ने चाहे तकनीकी रूप में कितनी भी तकनीकी टेक्नोलॉजी के रूप में उसने कितना भी डेवलपमेंट किया हो, विकास किया हो, लेकिन दूसरी तरफ उसने लाखों कारीगरों के जीवन का विनाश किया है, गरीबी और अन्याय उनको दिया है। और यह केवल आर्थिक बदलाव नहीं है बच्चों कि भारत के सामाजिक और सांस्कृतिक जो ताना बाना था उसको नष्ट करने का काम किया है औद्योगिकरण ने। भारत में मैनचेस्टर का आना, तो भारत में मैनचेस्टर का आना औद्योगिक क्रांति और ब्रिटिश औपनिवेशिक नीतियों का बहुत बड़ा परिणाम था बच्चों। ये मैनचेस्टर बच्चों इंग्लैंड का एक शहर था जहां पे बहुत बड़ी मात्रा में कपड़ा तैयार किया जाता था, और ये एक ऐसा शहर था बच्चों जहां पे औद्योगिक क्रांति के समय कपड़ा उत्पादन का सबसे बड़ा केंद्र बन गया था इंग्लैंड के अंदर। जब इंग्लैंड में मशीनों से सस्ता कपड़ा बनने लगा था तो वहां के व्यापारी और जो उद्योगपति थे वो अपने माल को, अपने सामान को बेचने के लिए नए बाजारों की तलाश करने लगे थे, और भारत उनके लिए सबसे उपयुक्त बाजार साबित होता है बच्चों।
ब्रिटिश सरकार ने भारत में ऐसी नीतियां लागू की जिनसे अंग्रेजी कपड़ा व्यापार को बढ़ावा मिला और भारत का जो हाथों से बनाया गया कपड़ा है, पहले भारत से कपड़ा इंग्लैंड जाता था बच्चों, और फिर अंग्रेजों की जो नीति थी उसने स्थिति को बिल्कुल उलट दिया। मैनचेस्टर में बने कपड़े भारत में आने लगे और इंग्लैंड के व्यापारी भारत को अपनी सस्ती मशीन से बनी सूती वस्तुओं के लिए एक विशाल बाजार के रूप में इस्तेमाल करने लगते हैं। और भारत में मैनचेस्टर के कपड़े के आने के पीछे दो कारण थे बच्चों। पहला कारण था कि भारत का जो विशाल उपभोक्ता वर्ग है, भारत में जब कोई चीज़ भारत में बना जो कपड़ा था बच्चों, उस पर टैक्स लगा दिया जाता था तो वो महंगा मिलता था, और मैनचेस्टर में बना गया कपड़ा जब भारत में आता था बिकने के लिए तो उसको कर फ्री कर दिया जाता था, जिससे वो सस्ता मिलता था लोगों को, और उसी के कारण भारत उन मशीन निर्मित कपड़ों का उपभोक्ता देश बन गया। और दूसरा जो औपनिवेशिक शासन द्वारा दिया गया था, उनको सुविधाएं दी गई थी कर फ्री करके। अंग्रेज सरकार ने भारतीय कपड़ों पर भारी कर लगाए थे ताकि उनकी कीमत बढ़ जाए, और मैनचेस्टर के कपड़े को बिना किसी कर के आयात भारत में किया जाता था। भारत के बाजार मैनचेस्टर के कपड़ों से भर गए थे बच्चों, और भारतीय कपड़ा उद्योग तेजी से गिर गया था। ब्रिटिश व्यापारी अपने कपड़े भारत के हर हिस्से में बेचने लगे थे, और मैनचेस्टर के जो सूती कपड़े थे बच्चों, उनको लॉन्ग क्लॉथ कहा जाता था। लॉन्ग क्लॉथ या इंग्लिश क्लॉथ इसके नाम से उसको जाना जाता था। ये कपड़े सस्ते तो थे, लेकिन स्थानीय कारीगरों के हाथों की जगह मशीनों ने ले ली थी बच्चों। इससे भारतीय बुनकरों और कारीगरों को भारी नुकसान हुआ था। वे सस्ते अंग्रेजी कपड़ों से कंपटीशन नहीं कर पाए बच्चों, और उनकी जो आजीविका है वो समाप्त हो जाती है, उनका इनकम ऑफ सोर्स खत्म हो जाता है। भारत में मैनचेस्टर कपड़ों की बाढ़ ने एक नई आर्थिक निर्भरता पैदा कर दी थी भारत के अंदर, और भारत जो कभी अपने कपड़ों का निर्यात करता था दूसरे देशों को, अब इंग्लैंड से कपड़ा आयात करने वाला देश बन गया है। ढाका, बनारस, मुर्शिदाबाद, सूरत, ये नाम आपने पहले भी कई सुने हैं। ये वो क्षेत्र हैं बच्चों जहाँ का कपड़ा सबसे ज़्यादा फेमस था पूरी दुनिया में, और पुराने वस्त्र केंद्र होने के कारण इस भारतीय हाथों से बने कपड़े की कीमत घट जाने के कारण ये जो क्षेत्र हैं ये बर्बाद हो जाते हैं बच्चों। और भारत की अर्थव्यवस्था, जो आत्मनिर्भर देश की अर्थव्यवस्था थी, वो धीरे धीरे करके कृषि और कच्चे माल की सप्लाई करने वाला देश बन जाता है, जबकि इंग्लैंड उद्योग और व्यापार का केंद्र बन जाता है। भारत के कच्चे माल का इस्तेमाल करके इंग्लैंड एक उद्योगों का देश बन जाता है, व्यापार का केंद्र बन जाता है। भारत मैनचेस्टर का आना केवल आर्थिक बदलाव नहीं था बच्चों, बल्कि ये एक औपनिवेशिक शोषण था जो भारत का कर रहा था इंग्लैंड, और ये मैनचेस्टर एक औपनिवेशिक शोषण का ही प्रतीक था। इंग्लैंड के कारखानों में बनी वस्तुओं ने भारत के जो पारंपरिक उद्योग है बच्चों, पीढ़ियों से जो उद्योग चल रहे थे, उनको नष्ट कर दिया है और देश को एक उपभोक्ता बनाकर रख दिया है। इस प्रक्रिया ने भारत की जो आर्थिक निर्भरता है बच्चों, वो छीन ली थी पूरी तरह से, और उसे ब्रिटिश औद्योगिक व्यवस्था का अंग बना दिया था। मैनचेस्टर का भारत में आना एक नई औद्योगिक व्यवस्था की शुरुआत थी, ऐसी व्यवस्था जिसमें भारत की मेहनत और संसाधन ब्रिटिश उद्योगों और समृद्धि के लिए इस्तेमाल किए गए थे, जबकि भारतीय समाज को उसके अपने उद्योग, रोजगार और जो आर्थिक संतुलन था उससे वंचित कर दिया गया था बच्चों। तो इस औद्योगिकरण ने भारत के बुनकरों पर, भारतीय वस्त्र उद्योग पर बहुत ही बुरा असर डाला था। यहाँ से कई बार आपके क्वेश्चन आते हैं बच्चों। आई होप आप सबको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।